सुलह के संबंध में सेक्शन 79 हम देखते हैं। सेक्शन 79 निक्षेप यानी डिपॉजिट्स के संबंध में बात कर रहा है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं पहले कि सुलहकर्ता को जब सुलह कार्रवाई में अ, जो खर्चे होने हैं उनका वह एस्टिमेट लगाता है, यानी कि जो संभावित खर्चे हैं उसको वो कैलकुलेट करता है और उनको वह डिपॉजिट करवाने, निक्षेप यानी कि जमा कराने के लिए पक्षकारों को निर्देश देता है। तो यह सुलहकर्ता को शक्ति सेक्शन 79 प्रदान करता है कि पहले से ही तय किए गए खर्चों को पक्षकार जमा कराएगा, और नहीं जमा कराता है तो क्या कार्रवाई होगी वो भी सेक्शन 79 कह रहा है। तो सेक्शन 79 कह रहा है कि जो 78 की सबसेक्शन 2 में बताए गए खर्चे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेक्शन 78 का 2 करवाया था कि व्यय में क्या क्या व्यय शामिल है, सुलहकर्ता की फीस, वे खर और उसके खर्चे, अ, गवाहों के खर्चे, विशेषज्ञ की राय ली गई है उसके खर्चे, प्रशासनिक सहायता ली गई है, किसी संस्था व्यक्ति से सहायता ली गई है उन सब के खर्चे, और सुलह कार्रवाई और उसके और निपटारा करार के तैयार करने के संबंध में जो खर्चे हैं, यानी 78 में ये जो हमने खर्चे बताए हैं, तो उन खर्चों के जो होने की प्रत्याशा की जाती है, यानी कि यह उम्मीद लगाई जाती है या उसकी उसका अनुमान किया जाता है कि इतने खर्चे हो सकते हैं, तो सुलहकर्ता बराबर राशि एडवांस पेमेंट करने के लिए सुलहकर्ता को कह सकता है, अग्रिम तौर पर जमा कराने के लिए पक्षकारों को वह निर्देश दे सकता है। और यदि सुलह कार्रवाई के दौरान अगर सुलहकर्ता को यह लगता है कि जो स्टार्टिंग में पेमेंट की गई थी, जो खर्चों की राशि थी, वह पूरी नहीं पड़ रही है, वह अपर्याप्त है, तो वह पक्षकारों को और एक्स्ट्रा राशि जमा कराने के लिए कह सकता है। इसे कहेंगे कि पूरक निक्षेप करने के लिए अनुपूरक राशि जमा कराने के लिए कहेगा, और वह भी बराबर बराबर राशि जमा कराने के निर्देश देगा। अब यह है कि पक्षकारों को कितने टाइम में यह राशि जमा करानी है। तो जो 79 की उपधारा 1 और उपधारा 2 में जो व्यय जमा कराने के निर्देश देता है सुलहकर्ता, तो उस निर्देश की डेट से 30 दिन के भीतर पक्षकार वह राशि जमा कराएंगे, और अगर वे जमा कराने में असफल रहते हैं तो सुलहकर्ता को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सुलह कार्रवाई को निलंबित कर देगा। तब तक निलंबित करेगा जब तक कि वह जो व्यय की राशि है जमा नहीं हो जाती है, या फिर वह क्या करेगा, लिखित में घोषणा करेगा कि कार्रवाई समाप्त कर दी जाती है, और इस घोषणा की डेट से सुलह हुई मानी जाएगी। और फिर अगर ये है कि खर्चे ले ले लिए सुलहकर्ता ने और सुलह की कार्रवाई समाप्त हो जाती है, और वो खर्चे पूरे खर्च नहीं हुए हैं, तो क्या होगा। तो सुलह कार्रवाई की समाप्ति पर जो खर्चों का लेखा जोखा है, उन उस लेखे जोखे को वह पक्षकारों को प्रस्तुत करेगा, और जो पेमेंट बच गया है, जो खर्च नहीं हुए राशि, वह पक्षकारों को लौटा देगा, और वह भी समान रूप से लौटाएगा, क्योंकि बराबर रूप से उसने ली थी और बराबर रूप से वह पेमेंट कर देगा। अब हम सेक्शन 80 देखते हैं कि अन्य कार्रवाइयों में सुलहकर्ता की भूमिका। इसको हम देखते हैं कि जो सुलह करता है वह अपनी स्थिति का किसी भी पक्षकार द्वारा अगर अन्य कार्रवाई हो रही है तो उसमें उस स्थिति का फायदा नहीं उठा सकता, उसमें वह भूमिका नहीं निभा सकता। यानी कि जब एक केस में सुलहकर्ता बनाए, मतलब सुलह कार्रवाई में वह सुलहकर्ता बनाए, तो
उन्हीं पक्षकारों द्वारा की गई अन्य मध्यस्थता और न्यायिक कार्रवाई में वह पक्षकार नहीं बन सकता है। तो जो सेक्शन 80 है, 80 का ए नंबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये कहता है कि सुलहकर्ता किसी ऐसे विवाद के संबंध में जो कि सुलह कार्रवाई की विषय वस्तु थी, यानी कि सेम विषय वस्तु होना जरूरी है। ठीक है, जो सुलह की विषय वस्तु थी उसके संबंध में किसी आर्बिट्रेशन या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आर्बिट्रेटर या प्रतिनिधि या काउंसलर के रूप में काम नहीं कर सकता। यानी हम कह सकते हैं कि जब एक कोई डिस्प्यूट में कोई व्यक्ति सुलहकर्ता के रूप में अगर अपॉइंट हो गया है, तो उसी विवाद में वह अन्य कोई आर्बिट्रेशन या फिर जुडिशियल कार्रवाई होगी, उसमें वह मध्यस्थ, प्रतिनिधि या काउंसलर नहीं बन सकता है। तो इसके लिए यह जरूरी है कि विषय वस्तु वही हो जो सुलह की कार्रवाई में थी। अगर विषय वस्तु दोनों की अलग अलग है, सुलह कार्रवाई की अलग है और मध्यस्थम कार्रवाई की अलग है, तो सुलहकर्ता एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है या पक्षकार के प्रतिनिधि या काउंसलर के रूप में वह कार्य कर सकता है। अब ये कह रहे हैं कि हम जो मध्यस्थम या न्यायिक कार्रवाई है और जो सुलह कार्रवाई है उसकी विषय वस्तु अलग अलग होने क्यों जरूरी है, ताकि एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, एक दूसरी कार्रवाइयों पर। क्योंकि एक सुलहकर्ता एक विवाद में सुलह करवा सकता है, तो दूसरे अलग कोई विवाद है तो उसमें वह आर्बिट्रेटर और प्रतिनिधि या काउंसलर भी बन सकता है, लेकिन यह जरूरी है विषय वस्तु भिन्न होनी चाहिए। अब 80 का बी पार्ट हम करते हैं। वह कहता है कि सुलहकर्ता गवाह के रूप में पेश नहीं हो सकता। तो यह सेक्शन कह रही है कि बतौर गवाह वह मध्यस्थम या न्यायिक कार्रवाई में पेश नहीं हो सकता। इस खंड का उद्देश्य है कि जो किसी भी पक्षकार के पक्ष में या विरोध में ऐसी कोई जानकारी या सूचना को प्रकट करने से रोकता है जो सूचना उसे सुलह कार्रवाई में पता चली थी, जिस सूचना का ज्ञान उसे सुलह कार्रवाई में हुआ था। तो इस तरह से पक्षकार एक गवाह के रूप में सुलहकर्ता को पेश नहीं कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ए में मैंने कहा कि अगर भिन्न विषय वस्तु होगी तो वह मध्यस्थ, प्रतिनिधि या काउंसलर बन सकता है, लेकिन बी में अगर समानता नहीं है, विषय वस्तु भिन्न है, तो भी वह मध्यस्थम या न्यायिक कार्रवाई में गवाह के रूप में नहीं पेश हो सकता। क्योंकि यह है कि अगर भिन्न भिन्न विषय वस्तु होगी तो भी एक गवाह के रूप में अगर पेश किया जाता है और उसकी एग्जामिनेशन होती है, उसकी परीक्षा ली जाती है, तो उस सुलह कार्रवाई की कोई विषय वस्तु से संबंधित उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके आंसर में हो सकता है वह जानकारी प्रकट कर दे जो सुलहकर्ता के रूप में उसके ज्ञान में आई थी। इसलिए हम कहेंगे कि वह गवाह के रूप में किसी भी हालत में काम नहीं कर सकता है। यानी बी में वह पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है, जबकि ए में कुछ पॉइंट्स में हम उसको छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 81 के साथ ही भाग 3 आपका एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।